सकता हूँ कल से। क्या तूने शराब पी? आज पहली बार पी है, इसलिए तुझे माफ कर रही हूँ। अगर आइंदा से तूने फिर कभी शराब की तरफ देखा भी तो तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। माँ अपने बेटे को माफ कर दो। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारा आज्ञाकारी बेटा हूँ, पर मेरी आज्ञाकारी बेटी कहाँ गई? कितने दिनों से बेटी से बात नहीं की। आराधना बेटा, पापा आ गए, कहाँ हो बेटा? वो सो चुकी है। हर बार की तरह आज भी आप लेट घर आए हैं। अब आप भी जाकर सो जाइए। क्या मैं लेट घर आया हूँ? तुम्हारी यही दिक्कत होती है ममता। मैं जिस दिन जल्दी घर आता हूँ उस दिन भी तुम यही कहती हो कि मैं लेट आया। इसलिए ना आज मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए चला गया। तुम होती कौन हो मुझे मेरे बेटे से दूर करने वाली? आराधना बेटा, देखो पापा आ गए, अब उठ जाओ बेटा। अमित शराब पीने के बाद होश में नहीं था। शराब पीने के बाद अमित कभी घर में नीचे जमीन पर लेट जाता तो कभी सोफे के ऊपर, और कभी अपनी बेटी को जाकर उठाने की कोशिश करता। अमित की इन हरकतों से ममता को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपनी सास के कहने पर अमित से कुछ नहीं कहती। अब जैसे तैसे पूरी रात बीत जाती है और सुबह जब अमित की आंखें खुलती है, ये लीजिए नींबू पानी पी लीजिए। वो तो भगवान का शुक्र है कि आज संडे है, वरना आप जितनी चढ़ा कर आए थे ना, आज आप ऑफिस भी नहीं जा पाते। कल रात को क्या हुआ था और तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? यार मुझे तो बस इतना याद है कि मेरे दोस्तों ने मुझे ज़बरदस्ती पिला दी। सर भी बहुत भारी भारी हो रहा है। अब हद से ज़्यादा नशा करोगी तो सर भारी ही होगा ना। आपकी वजह से आज हमारा घूमने का प्लान भी कैंसिल हो गया। जानती भी हो आराधना कितनी दुखी है। 12 बज चुके हैं और आपकी आंखें अब खुली हैं। जब अमित को ये पता चलता है कि उसकी प्यारी सी बेटी अपने पापा से नाराज़ है, तो वो अपनी बेटी को मनाने के लिए जाता है और उसके लिए बहुत सारी आइसक्रीम और चॉकलेट लाता है। अपने पापा का प्यार देखकर आराधना की सारी नाराज़गी खत्म हो जाती है और वो अपने पापा के गले से लग जाती है। पापा आप बहुत अच्छे हैं, आई लव यू पापा। पर पापा आज आप इतने लेट क्यों उठे? आपने वादा किया था कि इस संडे आप मुझे अपने साथ घुमाने ले चलोगे। माफ़ करना बेटा, पर पापा की तबीयत ठीक नहीं थी ना। पर पापा तुमसे वादा करते हैं अगले संडे हम ज़रूर चलेंगे। आज रहने देते हैं बेटा। इस तरह अमित अपनी छोटी सी बच्ची को मना लेता है। पर अगले दिन जब फिर से अमित ऑफिस से घर आता है तो वो पहले की ही तरह नशे की हालत में आता है। इस बार भी वो नशे की हालत में अपने घर वालों से माफ़ी मांगता है और ज़मीन पर ही सो जाता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ अब अमित रोज़ शराब पीकर घर आने लगता है। माँ सारी गलती आपकी और मेरी ही है। पहले ही दिन अगर हमने सख्ती बरती होती तो इस तरह से ये रोज़ रोज़ नशा करके नहीं आते। ममता बहू अपने पति से कोई इस तरह से बात करता है क्या? मानती हूँ मेरा बेटा गलत है, वो कुछ दिनों से शराब पी रहा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू अपना कर्तव्य भूल जाए। माँ जी बुरा मत मानना, पर आप देख लेना, अगर अब भी हमने इन्हें इसी तरह से छूट दी तो ये अपना काम धाम छोड़कर शराब में डूब जाएंगी। उनकी संगति अच्छी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना कर्तव्य निभाते रहें और ये अपने कर्तव्य से ही भटक जाए। अपने पति को नशे में देखकर ममता का गुस्सा बढ़ने लगता है। वो अपने कमरे में चली जाती है, पर माँ तो माँ होती है। अपने बेटे को ज़मीन पर बेहोशी की हालत में देखकर शांति को बहुत दुख होता है और वो अपने बेटे को चद्दर उड़ा देती है। अगली सुबह जब अमित की आँख खुलती है तो हमेशा की तरह वो खुद को ज़मीन पर पाता है। अब इसी तरह से एक बार फिर से संडे का दिन आ जाता है और इस बार भी अमित आराधना को अपने साथ कहीं घुमाने नहीं ले जाता और शाम को नशे की हालत में घर आता है। मैं घर आ गया, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए बहुत सारा खाना लगाना। मेरी बीवी मुझे खाने के लिए कुछ देती ही नहीं है। बेटा मैं तेरे लिए खाना ला रही हूँ, पर यह तूने अपनी कैसी हालत बना दी है। तू तो शराब की तरफ देखता भी नहीं था और अब रोज शराब पी कर आने लगा है। तू भूल गया आज तू आराधना को बाहर ले जाने वाला था। बेचारी मेरी बच्ची सुबह से तेरी राह तक रही है। आज छुट्टी वाले दिन तू कहाँ चला गया था बेटा? मैंने कहा था ना माँ जी, देखा आपने, इन कुछ ही दिनों में इन्होंने शराब को अपने सीने से लगा लिया। और ये सुबह सुबह और कहाँ जाएंगे? अपने असली घर गए थे, अपने ठिकाने पर। हालत देख नहीं रही है क्या आप इनकी? पापा आप तो मेरे अच्छे पापा थे, पर जब से आपने शराब से दोस्ती करी है आप मेरे बुरे पापा बनते जा रहे हैं। ममता की बातें सुनकर अमित नज़रअंदाज करता है, पर जब वो अपनी छोटी सी बच्ची की ऐसी बातें सुनता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है।
और वो अपना सारा गुस्सा अपनी बीवी पर निकालता है। इस औरत ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। इस औरत के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और इस औरत ने मुझे मेरी बच्ची को दूर कर दिया। आज मेरी बेटी इसकी जुबान बोल रही है। जैसे ये मुझे ताने देती है, उसी तरह मेरी बेटी ने आज मुझे बुरा कहा, बुरा पापा कहा। ना मैंने हमारी बच्ची को कुछ सिखाया है। ये सारी आपकी गलती है जो आप उसके सामने शराब पी कर आते हो और नशे की हालत में इस तरह की ड्रामा करते हो। आपने कभी नहीं सोचा कि आपकी बच्ची पर कैसा असर पड़ेगा? खबरदार ममता, अगर तुमने आगे एक शब्द और कहा, आज तुमने मुझसे जुबान चलाई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। वैसे भी अब आपको कौन सा याद है कि आपके घर में बीवी, बच्चे और आपकी माँ भी है। आपकी दुनिया तो अब आपकी शराबी दोस्त और ये शराब हो चुकी है। ममता जैसे ही शराब के बारे में बोलती है, अमित अपना गुस्सा रोक नहीं पाता और ममता पर हाथ उठा देता है। आज पहली बार ममता के घर में ऐसा भयानक क्लेश हुआ जिसे देखकर आराधना डर जाती है और अपनी दादी के गले लग जाती है। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? घर में क्यों क्लेश मचा रखा है? अरे अपने बारे में ना सही पर अपनी बेटी के बारे में तो सोचो। देखो आराधना कितनी डर गई है। वाह, मुझे अपनी बच्ची से बहुत प्यार है। मैं उसके बारे में सोचता हूँ, इसलिए मैं नशे की हालत में भी अपनी बेटी को प्यार करता हूँ। पर ये मुझे मेरी बेटी से दूर करने की कोशिश कर रही है। मेरी बेटी के कान भर रही है। देखा आपने, देखा आराधना मुझसे किस तरह से बात कर रही है। अमित बेटा, कोई तुझे तेरी बेटी से दूर नहीं कर रहा। ये सब कुछ ये शराब करवा रही है बेटा। तू शराब पीना छोड़ दे। हमारा कितना अच्छा हंसता खेलता परिवार था। कभी बहू की भी सुन ले। बहू तेरा बुरा नहीं चाहती। माँ इसने मेरा कभी अच्छा नहीं चाहा। ये तो हमेशा से यही चाहती है कि मेरी जिंदगी नरक से बदतर हो जाए। इसकी वजह से मेरा सारा नशा टूट गया। इतना बोलकर अमित अपने कमरे में चला जाता है और अंदर से दरवाज़ा बंद करके सो जाता है, जिस वजह से ममता अपनी बेटी को लेकर अपनी सास के कमरे में सोती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अमित इसी तरह से नशे की हालत में घर आकर कलेश करता। कभी ममता से लड़ता तो कभी घर की चीज़ों को नुकसान पहुंचाता, और ये सब आराधना अपनी आंखों से देखती। ऐसे ही एक दिन, ये क्या खाना बना है? मुझे इस घर में ढंग का खाना भी नहीं मिलता। भूल गई हो तुम दोनों सास बहू? ये घर मेरी वजह से चलता है। मैं कमाता हूँ। काम करके एहसान नहीं करते। आपकी कुछ फर्ज है, बस आप उन्हीं को पूरा करते हैं, पर आपसे वो भी नहीं हो रहा। आप सही कहा, बोझ हो तुम दोनों मेरे लिए, बोझ। और मैं अकेले ये बोझ नहीं उठाने वाला, इसलिए अब अपना खर्चा खुद उठाना। इतना बोलकर अमित खाने पर से उठ जाता है। अमित का रवैया धीरे धीरे अपने घर वालों के प्रति खराब होता जाता है। अब आराधना भी अपने पिता से डरी सहमी रहने लगती है। अमित के आते ही आराधना चुपचाप कमरे में जाकर सो जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शांति अपने बेटे से आराधना की स्कूल की फीस मांगती है। बेटा तू बहू से सीधे मुंह बात नहीं करता, इसलिए बहू कभी तुझे बता नहीं पाई। पर पिछले 2 महीने से आराधना की स्कूल की फीस नहीं गई है। तूने जब से पीना शुरू किया है तब से तू घर में पैसे भी नहीं देता। हमारे लिए ना सही, अपनी बच्ची के बारे में सोच। और कल सुबह स्कूल जाकर स्कूल की फीस जमा कर दे, वरना स्कूल वाले आराधना का नाम काट देंगे। आराधना मेरे अकेले की बेटी नहीं है माँ, और मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? हाँ, कम से कम स्कूल की फीस तो उसकी माँ भर ही सकती है। अब क्या उससे इतना भी नहीं होता? मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, कटता है नाम कट जाए। इतना बोलकर अमित अपने कमरे में चला जाता है और बैठकर शराब पीने लगता है। अब अमित शराब का इतना आदी हो चुका था कि उसे शराब के सामने कुछ नजर नहीं आता, जिस वजह से अपना घर और अपनी बेटी की परवरिश के लिए ममता खुद नौकरी करने लगती है। ऐसे ही एक दिन ममता से पहले अमित घर आ जाता है और जब अमित को समय पर खाना नहीं मिलता तो वो ममता से बदतमीजी करने लगता है। अब तो बहुत बड़ी मैडम बन गई है, हाँ? पति की परवाह क्यों करेगी? जब दिल करता है रात को घर आती है। समय नहीं दिखाई दे रहा? मैं क्या मर गया हूँ या मेरी कोई परवाह नहीं है? मेरी परवाह फिक्र तुम्हारे लिए खत्म हो गई है। बिल्कुल सही कहा तुमने। और ये उसी दिन हो गया जिस दिन तुमने मुझ पर हाथ उठाया और अपनी बेटी की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। और आज मैं लेट हूँ क्योंकि मैंने ओवर टाइम लगाया है। मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं ताकि मैं माँ, इस घर को और अपनी बेटी को संभाल सकूं। क्योंकि आपने तो अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए हैं। अब हम जिए या मरे आपको तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ममता भी ठान लेती है कि वो अपने पति के अत्याचार और नहीं सहेगी और अपने पति को मुंह तोड़ जवाब देगी।
अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अमित हमेशा की तरह नशे में रहता है और घर की सारी जिम्मेदारी बेचारी ममता के ऊपर आ जाती है। अमित, अब तू सुबह सुबह भी शराब पीने लगा। तुझे हो क्या गया है? तू शराब का इतना आदी कब से हो गया? मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तू ऑफिस में नहीं जा रहा। कौन सा ऑफिस? अब यह घर ही मेरा ऑफिस है और ये शराब मेरा परिवार। इस तरह अमित शराब की वजह से अपनों को खुद से दूर कर लेता है और खुद शराब के नज़दीक चला जाता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है अमित की दारू पीने की लत भी बढ़ती जाती है और घर का कलेश भी बढ़ने लगता है। एक दिन तो अमित हद ही कर देता है। जब आराधना अमित को शराब पीने से रोकती है तो अमित अपनी मासूम सी बेटी पर हाथ उठाता है। पापा, आप मुझे मारना चाहते हैं तो और मार लो, पर मैं आपको और दारू नहीं पीने दूंगी। सब मुझे चिढ़ाते हैं। आप पहले कितने अच्छे थे, पर जब से आपने दारू पीना शुरू किया है अब गंदे हो गए। आप इस दारू को छोड़ दो पापा। सच सच बोल, तेरी माँ ने सिखा कर भेजा है ना, क्योंकि वो खुद तो मुझसे दारू छीन नहीं सकी, इसलिए अब वो तुझे अपनी ढाल बना रही है। सही कहा ना मैंने? इतना बोलकर अमित अपनी बेटी को जोर से धक्का देता है, पर सही समय पर ममता वहां आकर अपनी बेटी को संभाल लेती है। और इस बार ममता अपने पति के अत्याचार को नहीं सहती, क्योंकि इस बार बात उसकी बेटी की थी। बस, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? अब आप हमारा खर्चा नहीं उठाते, बल्कि आपका और इस घर का खर्चा मैं उठाती हूँ। अच्छा, अब तू घर संभालने लगी तो मुझसे जुबान चलाएगी? और जब मैं घर चलाता था क्या तब मैंने कभी शिकायत करी? चल पैसे निकाल। वैसे भी मेरी शराब खत्म हो गई है और तेरी बेटी ने मेरा सारा नशा उतार दिया। मैं आज कोई पैसे नहीं देने वाली आपको जो करना है कर लो। बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और जब ममता अमित को पैसे नहीं देती तो अमित उसके गहने ले जाकर बेचने लगता है और ममता के रोकने पर वो ममता और अपनी माँ पर भी हाथ उठाता है। उनके घर का कलेश आज बाहर चला जाता है। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं, पर अमित को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपनी शराब लेने के लिए चला जाता है। अमित के जाने के बाद सभी मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं और ममता से कहते हैं, हमें तो यकीन नहीं हो रहा शराब पीने के पीछे अमित इतना पागल हो जाएगा। देखो ममता, पहले तो ये सब तुम्हारे घर का मामला था, पर तुम्हारे घर का कलेश अब गली में आ चुका है। तुम्हारे घर से हमेशा लड़ाई की आवाज़ आती है, जिस वजह से हमारे बच्चे पढ़ भी नहीं पाते और हमारा तो जीवन हराम हो गया है। बहन, मेरी बहू को कुछ मत बोलो। आखिर उसका दोष क्या है? सारा दोष तो मेरे बेटे का है। जब मेरा बेटा पहली बार शराब पीकर आया था तभी मुझे उसे 2 थप्पड़ मारने चाहिए थे और घर से बाहर कर देना चाहिए था, पर उस समय मैंने उससे बढ़ावा दिया और अपनी बहू को चुप करवा दिया। ये सब उसी का नतीजा है। शांति बहन, अब गलती करती है तो उसे सुधारो। अपनी बेटी को नशा मुक्ति केंद्र छोड़ो या फिर जेल डालो, तभी ये दारू पीना छोड़ेगा। आप सही कह रही हैं आंटी जी। अब मैं अपने ऊपर हुए अत्याचार की रिपोर्ट लिखवाऊंगी और इस आदमी को सज़ा के साथ नशा मुक्ति केंद्र भेजूंगी, ताकि मुझे मेरा अमित मिल सके। इस शराब ने तो मेरी हंसती खेलती गृहस्थी बर्बाद कर दी है। अगर मैंने अब देरी करी तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। पर बहू, तुम मेरे बेटे को... नहीं माँ जी, आज नहीं। आज मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। आज सवाल मेरी बेटी का है। जिस तरह से अमित ने मेरी बेटी को मारा है मैं कभी नहीं भूल सकती। और वैसे भी अब ये अमित हमारा अमित नहीं है। अगर हमें अमित को सुधारना है तो उसे कुछ दिन जेल में और कुछ दिन नशा मुक्ति केंद्र में रहना ही होगा। हमारे कुछ सख्त कदम ही अब अमित को पहले की तरह ठीक कर सकते हैं। ममता के पास अपने पति को सुधारने का और कोई रास्ता नहीं बचता और वो अपने पति के खिलाफ हिंसा की कंप्लेंट लिखवा देती है, जिसके बाद पुलिस वाले अमित को कुछ दिनों के लिए हिरासत में ले लेते हैं। बहुत शौक है ना तुझे शराब पीकर बीवी बच्चे और माँ को मारने का? अब जब तू पुलिस के डंडे खाएगा ना तब तेरी अकल ठिकाने आएगी।